नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने जो पहले दो टॉपिक ले चुके हैं हम कि दहेज मृत्यु और हत्या क्या होती है, उसको ही आज स्पष्ट करने के लिए दोनों में अंतर बताया जाएगा, जिससे और भी अंतर हो सके, पता चल सके हमारे को कि हत्या क्या होती है और दहेज मृत्यु किसे कहते हैं, दोनों में समानताएं क्या क्या होती हैं और अंतर क्या होता है, दोनों को हम आज स्पष्ट करेंगे। तो जो दहेज मृत्यु होती है उसको दहेज मृत्यु भी बोल सकते हैं और दहेज हत्या भी बोला जा सकता है, लेकिन जो हत्या है उसको मृत्यु भी बोल सकते हैं, हत्या भी बोल सकते हैं। तो ये एक पर्यायवाची हैं ऐसे शब्दों के, तो ये अंतर नहीं है। लेकिन दहेज मृत्यु और हत्या जो अपराध हैं इनमें अंतर है। तो जो दहेज मृत्यु होती है और हत्या होती है उनमें दोनों में क्या अंतर है आज यही स्पष्ट करेंगे। तो पहला है, सबसे पहला अंतर हम देखना चाहें तो पहला अंतर होता है कि जो दहेज मृत्यु होती है उसमें दहेज की मांग करना आवश्यक होता है, और जो सामान्य मृत्यु होती है उसमें किसी तरह का कोई मांग नहीं होती। उसमें कोई भी रूप हो सकता है, जैसे कि किसी के साथ में दुश्मनी हो सकती है, साथ में कोई भी अन्य कारण हो सकता है, जैसे कि किसी को संपत्ति, अगर आप किसी से संपत्ति लेना चाहो तो वो कारण हो सकता है, और किसी को लूटना चाहो तो वो भी कारण हो सकता है। लेकिन दहेज मृत्यु के अंतर्गत दहेज की मांग होना चाहिए। मृत्यु के विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन दहेज मृत्यु का एक ही कारण होता है, दहेज की मांग करना। और दूसरा कारण होता है कि दहेज के अंतर्गत विवाहित जो दंपति होती है उसके द्वारा ही दहेज मृत्यु का अपराध उसके अंतर्गत ही आता है। तो विवाहित संपत्ति उसमें दंपति के द्वारा जो स्त्री जो मृतक होती है उसमें स्त्री की ही हत्या की जाती है। दहेज मृत्यु में कौन मारा जाएगा, तो दहेज जो जिसकी मृत्यु होती है उसमें स्त्री ही होती है, तो स्त्री का होना आवश्यक है दहेज मृत्यु के लिए। लेकिन जो सामान्य मृत्यु होती है उसमें स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकता है, तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो ये जो बेसिक अंतर है, इसमें स्त्री का होना आवश्यक है और दूसरे में किसी भी लिंग का कोई भी मानव हो सकता है। तीसरा अंतर होता है इसकी सजाओं में, ये कि 7 वर्ष के अंतर्गत ही दहेज मृत्यु को माना गया है। अगर 7 वर्ष विवाह के उपरांत दहेज की मांग की जाती है और 7 वर्ष के अंतर्गत अगर मृत्यु हो जाती है स्त्री की, तो ही उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और ऐसा कोई प्रावधान हत्या में नहीं होता। हत्या तो कभी भी की जा सकती है, किसी भी कितने भी दिन बाद में, कितने भी दिन पहले की जा सकती है, ऐसा समय का कोई निर्धारण नहीं होता है इसमें। और चौथा अंतर है कि रिश्तेदारों द्वारा परेशान किया जाना चाहिए, कि जो है दहेज मृत्यु के अंतर्गत स्त्री को उसके पति द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा परेशान किया जाना चाहिए, उसके अंतर्गत ही दहेज मृत्यु की एक विशेष कारण है। लेकिन हत्या के अंतर्गत परेशान किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसको परेशान ही किया जाएगा तभी हत्या मानी जाएगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक सामान्य सा अंतर है। जो पांचवा अंतर आता है, दहेज की मांग की जानी चाहिए दहेज मृत्यु के अंतर्गत, जो उसके रिश्तेदारों द्वारा की जा सकती है और साथ में उसके पति द्वारा भी की जा सकती है। तो ये मुख्य जो परेशान करने का है, रिश्तेदारों द्वारा परेशान किस बात को लेकर किया जाना चाहिए, दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा सकता है। लेकिन जो सामान्य मृत्यु होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें परेशान किया जा सकता है, लेकिन किस कारण की वजह से किया जा सकता है ऐसा कोई विशिष्ट रूप से आवश्यक नहीं होता है। जो छठा कारण है, तो छठा कारण ये है कि दहेज मृत्यु में कौन करता है दहेज मृत्यु, उसके पति द्वारा की जा सकती है जो मांग करता है, या उसके रिश्तेदारों द्वारा। रिश्तेदारों में कौन कौन आते हैं, उसकी सास ससुर आ सके आगे, उसके जैसे कि भाई का जो जेठ है, या और भी जो भी पारिवारिक संबंध के अंतर्गत, रक्त संबंध के अंतर्गत जो भी आते हैं वो उस रिश्तेदार की कैटेगरी के अंतर्गत उन्हें माना गया है। तो उनके द्वारा जो मांग की जाती है वो दहेज मृत्यु के अंतर्गत आती है। साथ में यह हत्या में कोई भी आवश्यक नहीं होती कि उसे परेशान किया जाना चाहिए या परेशान नहीं किया जाना चाहिए, बिना परेशान किए भी हत्या की जा सकती है। परेशान करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे पहले परेशान किया जाए। तो दोनों में अंतर का मुख्य अंतर तो यही है कि इसमें स्त्री होना चाहिए, दहेज की मांग होना चाहिए, साथ में रिश्तेदारों द्वारा परेशान किया जाना चाहिए। उसके अलावा दहेज की मांग के साथ में रिश्तेदारों द्वारा जो मांग है वो रिश्तेदार ही करनी चाहिए, कोई दूसरा करता है तो दहेज मृत्यु के अंतर्गत नहीं आता है। और जो इसकी सजा है दहेज मृत्यु की वो 7 साल से आजीवन कारावास तक है। साथ में जो हत्या है उसकी सजा है मृत्यु दंड भी हो सकती है और साथ में आजीवन कारावास भी हो सकती है, जो दोनों जुर्माने के साथ में दी जा सकती है। इसका प्रावधान है आईपीसी की धारा 304B के अंतर्गत है, और साथ में हत्या का प्रावधान है 302 के अंतर्गत है। तो ये सामान्य से अंतर है। जो सामान्य से अगर बिल्कुल ही स्पष्ट अंतर देखा जाए तो इसमें दहेज की मांग है, इसमें हत्या वैसे भी की जा सकती है किसी भी मांग को लेकर, किसी भी कारण को लेकर।
तो ये मुख्य अंतर है। इसमें स्त्री की ही मृत्यु होती है और इसमें कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। साथ में एक बड़ा अंतर ये है कि यह दहेज मृत्यु विवाह के उपरांत ही की जाती है, लेकिन हत्या किसी भी स्थिति और परिस्थिति में की जा सकती है। तो मुख्य अंतर ये है। तो हत्या के लिए सजा इसकी मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास है, साथ में इसकी 7 वर्ष है और जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि दहेज मृत्यु विवाह के उपरांत होती है और सामान्य मृत्यु किसी भी परिस्थिति स्थिति में और किसी भी समावधि में की जा सकती है, किसी भी कारण के साथ में की जा सकती है, लेकिन दहेज मृत्यु दहेज की मांग के द्वारा ही की जा सकती है। अगर यह मृत्यु 7 वर्ष के बाद में की जाती है तो यह हत्या के अंतर्गत आ जाती है, यह दहेज मृत्यु के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो ये जो कुछ कारण हैं, कुछ इसके आवश्यक तत्व हैं जो एक सामान्य मृत्यु को दहेज मृत्यु बनाते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दहेज मृत्यु को कैसे अलग किया जा सकता है, वो सामान्य मृत्यु को कैसे अलग करके समझा जा सकता है। तो कब सामान्य मृत्यु दहेज मृत्यु के अंतर्गत आती है, कब नहीं आती है, इनकी सजाओं में क्या प्रावधान है, धाराओं पर कहाँ पे दी गई है और क्या कानून में इनके लिए सजाएं दी गई हैं। तो आज का यही टॉपिक था। अगर ये आपको पसंद आया तो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।